pleasant environment, get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ हैं एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 18th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कोटेशन के बारे में बताना चाहूँगा जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक बुक में पढ़ी। I don't remember exactly that who came up with this quotation, but I think there was anonymous written in the brackets after the quotation. And the quotation said, if you are not fired with passion, you will be fired with passion. जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैशनेट नहीं हैं तो आपको आपके काम से पैशनेटली फारिग कर दिया जाएगा. So it is very very important for one to have passions in life. दरअसल पैशंस हमारी ज़िंदगी के अंदर इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं. पैशंस हमारे बिलीव्स के बारे में होते हैं, हमारी वैल्यूज़ के बारे में होते हैं, या फिर हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में होते हैं. जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं हैं, अगर हम उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते तो वो बिलीव्स आस्ता आस्ता हमारे लिए ड्रीम्स बनते जाएंगे. और ऐसे बेशुमार ड्रीम्स जब हमारे माइंड के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ द मोमेंट व्हेन अ शेख चिली बॉर्न्स. So I just thought that we should have a funny start of the lecture, and this quotation was very very relevant to the environmental psychology also. दरअसल जब भी हम environment की बात करते हैं तो हम बहुत सारी roles and responsibilities की भी बात करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम environment के perspective से देखें तो आजकल के environment में बहुत ज़्यादा pollution है, बहुत ज़्यादा ऐसे damaging factors हैं जो इंसानों की physical और mental सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं. हम अपनी लिप सर्विस तो पे करते रहते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता कहते रहते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और अपने बिहेवियर्स को एनवायरनमेंट के हिसाब से टेलर करना चाहिए. लेकिन एंड ऑफ द डे ये सिर्फ हमारे जहन में एक थ्योरी की तरह ये सारी चीज़ें रह जाती हैं. और जब हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हम बेशुमार तरीक़ों से एनवायरनमेंट के बारे में जो कंसर्न्स हैं उनको भूलते जाते हैं और उनको फारिग करते जाते हैं. So the quotation said, if you are not fired with passion, you will be fired with passion. The same case is very true with the way we treat our environment. If we are not passionately concerned about our environment, then this environment will actually be very passionate to fire us from these circumstances. If you look around yourself, you'll find out that nature is going totally crazy. During the last 25 years, there have been so many earthquakes, इतने ज़्यादा ज़लज़ले, इतने ज़्यादा तूफ़ान, volcanic eruptions. Nature is going totally crazy. पिछले 25 साल के दौरान में जितने भी हादसात नेचर के ज़रिए रूनुमा हुए हैं, ये शायद इन 25 साल से पहले पिछले 100 साल में इकट्ठे इतनी स्पीड के साथ और इतनी इंटेंसिटी के साथ वक़ूफ़ पज़ीर ना हुए हों. This actually is an evidence to the fact that nature is going crazy towards us because of the way probably we are dealing with our environment. We are not taking care of our environment and we are not feeling responsible for our environment. हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ के अंदर इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता इतने ज़्यादा एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स क्रिएट करते जा रहे हैं कि शायद हम अपनी नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, शायद हम अपने प्लैनेट अर्थ की नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं. एंड दिस इज़ प्रॉबली द वे द नेचर इज़ पनिशिंग ह्यूमन बीइंग्स. स्टूडेंट्स, यहाँ से हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं एंड आई वुड लाइक एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आप इस पॉइंट को पार्किंग लॉट के अंदर रखें कुछ देर के लिए. हम इसी पॉइंट की तरफ वापस आएंगे अपने लेक्चर के किसी सब्सिक्वेंट पार्ट के अंदर. यहाँ पर जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं कि हम किसी भी लेक्चर के स्टार्ट के अंदर अपने प्रीवियस लेक्चर का एक छोटा सा रिव्यू करते हैं. तो मैं आपको छोटा सा रिव्यू देता चलता हूँ कि हमने अपने 17th लेक्चर के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस की थी. स्टूडेंट्स, हमने अपने 17th लेक्चर में डिस्कस किया था एनवायरमेंटल एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में. दरअसल जब हम एनवायरमेंटल एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एटीट्यूड फॉर्मेशन का एक स्पेशल केस के तौर पर एनवायरमेंटल एटीट्यूड को लेते हैं. एटीट्यूड के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया और हमने काफ़ी दफ़ा ये जानने की कोशिश की कि एटीट्यूड्स दरअसल क्या होते हैं. एटीट्यूड्स को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ साइकोलॉजी के ऐसे प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करें
जिसके ज़रिए से हमें ये पता चल सके कि लर्निंग दरअसल किस तरह से होती है। लर्निंग के लिए साइकोलॉजी के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर थियरीज रही हैं वो हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरीज। ये दोनों थियरीज हमने डिटेल में डिस्कस की और इसके साथ साथ हमने ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में भी बात की। शुरू में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ वंस अगेन कि एटीट्यूड्स दरअसल क्या होते हैं। जब भी हम एटीट्यूड्स की बात करते हैं तो दरअसल 3 चीज़ें आपके जहन में फ़ौरन से आना शुरू हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ के बारे में किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं और आप उस चीज़ की तरफ किस तरह से एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी लाइफ के अंदर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करें, लेकिन अपने बुनियादी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ट्रुथफुलनेस के साथ और अपने कॉन्शियंस को बरोएकार लाते हुए अपनी सारी एथिकल वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें, तो आप इस हिसाब से मुख्तलिफ रोल मॉडल्स अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना शुरू कर देंगे। वो रोल मॉडल्स को अगर आप देखें गौर से तो रोल मॉडल्स आर द लिविंग पिक्चर्स ऑफ द वे यू थिंक, फील एंड एक्ट टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। एक्चुअली दोज रोल मॉडल्स रिप्रेजेंट एज आइकॉन्स। और जब भी आप उन रोल मॉडल्स की तरफ देखेंगे तो आपके जहन में एक फीलिंग नमूदार होगी। ये फीलिंग होगी एप्रिसिएशन की फीलिंग। दिस फीलिंग वुड बी द फीलिंग ऑफ इंस्पिरेशन। जब आप इंस्पायर होते हैं किसी चीज़ से, उसका मतलब ये है कि आपका माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल उस चीज़ के ऊपर अमल करने के लिए तैयार हो जाता है, विच मीन्स दैट यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज़ द वे यू आर फीलिंग टुवर्ड्स योर आइकॉन्स। इस किस्म की फीलिंग के ज़रिए असर आपकी थिंकिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है और आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करना शुरू करते हैं, अपने प्रोफेशन को प्लान करना शुरू करते हैं, and then finally you act out all those things that you think about your profession. So students, in this example you have seen the attitude is a combination of the way we feel, think and act towards certain objects. Now let us talk about environmental pollution for example. जब भी हम pollution के बारे में सोचते हैं तो हमारी feeling कुछ इस तरह से होती है कि पोल्यूशन इज़ वेरी वेरी नेगेटिव। हमारे जहन में वो सारी जगहें आ जाती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, जहाँ पर लोगों का बेशुमार रश है, जहाँ पर धुआं उड़ रहा है और केमिकल्स नज़र आ रहे हैं या केमिकल्स एनवायरनमेंट के अंदर पाए जा रहे हैं। सो वी फील वेरी बैड टुवर्ड्स इट एंड वी स्टार्ट थिंकिंग कि हमें किसी तरह से इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहिए या इसको रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन क्या हमारा बिहेवियर बिल्कुल इसी तरह से होता है? डू वी एग्जैक्टली एक्ट द सेम वे? Sometimes we do, but a lot of other times we do not do. दरअसल बाज़ औक़ात जब भी हम एटीट्यूड्स के बारे में बात करते हैं तो हमारी फीलिंग और थिंकिंग एक साइड पे जाना शुरू हो जाती है और हमारे एक्शंस किसी दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं। Now this is the point number 2 that I would like you to put in the parking lot today. We will come back to this point also in the subsequent part of our discussion. यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बिलीव्स के बारे में भी कुछ बताता चलूँ। दरअसल हमारे एटीट्यूड का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज़ बिलीव्स। हमारे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के बिलीव्स होते हैं। बिलीव्स के बगैर शायद हम कुछ भी नहीं हैं। जैसे कि शेक्सपियर ने एक दफ़ा कहा था कि अपने किसी प्ले के अंदर व्हाट्स देयर इन द नेम्स। दरअसल नामों के अंदर कुछ नहीं होता। नामों के ज़रिए से हमारे अंदर जो फीलिंग्स पैदा होती हैं, जो बिलीव्स पैदा होते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू लुक एट योर सेल्फ, the total personality that you have is actually the composition of different types of beliefs that you are upholding. और इन beliefs को आप अपनी daily life के अंदर act out करते हैं, अपनी daily life के अंदर practice करते हैं। Students, beliefs को जब हम देखें तो यहाँ पर हम 2 तरह के beliefs को देख सकते हैं। Number 1 is our primitive beliefs and number 2 are higher order beliefs. Primitive beliefs कुछ ऐसे beliefs होते हैं जिनको हम कभी भी question नहीं करते, जिनके बारे में हमें 100% यकीन होता है कि ये belief जो भी हमारे जहन के अंदर हैं ये 100% सही है और हम इन बिलीव्स को कभी भी क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर मैं मिसाल दे सकता हूँ रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, हम उनको कभी भी क्वेश्चन नहीं करते। यहाँ पर मैं मिसाल दे सकता हूँ कि द वे वी एक्ट टुवर्ड्स एल्डरली पीपल और द वे वी एक्ट टुवर्ड्स आवर फैमिली मेम्बर्स, द वे वी एक्ट टुवर्ड्स आवर लव्ड वंस। अगर आप दुनिया में किसी भी इंसान को देख लें तो उसके जो बिहेवियर पैटर्न है टुवर्ड्स हिज नियरेस्ट डियरेस्ट लव्ड वन पीपल इज़ ऑलमोस्ट द सेम। पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, अफ्रीका, किसी भी जगह के, किसी भी मुल्क के किसी भी फ़र्द को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर फैमिली की तरफ जो बेसिक बिलीव्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर पाए जाएंगे। सो दीज कैन बी टेकन एज आवर प्रिमिटिव बिलीव्स। वी नेवर क्वेश्चन आवरसेल्व्स दैट व्हाई वी आर हेल्पिंग आवर ब्रदर और फादर और सिस्टर, बट do we exactly behave in the same way?
maybe sometimes we do, but sometimes we do not do it. As far as the beliefs are concerned, our beliefs are naturally very, very positive about these people. So, primitive beliefs are actually non-conscious beliefs that exist on the unconscious level. We never question those beliefs at all. Primitive beliefs के अंदर एक बहुत बुनियादी सा belief जो हमारे जहन में पाया जाता है, that is upon the validity of our senses. जिसका मतलब ये है कि हम शायद ये यकीन करते हैं कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, जो चीज़ हम सुन रहे हैं, जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, वो शायद सही है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो. स्टूडेंट्स, जब हम प्रिमिटिव बिलीफ से आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हायर ऑर्डर बिलीफ्स भी आना शुरू हो जाती हैं. हायर ऑर्डर बिलीफ्स इंक्लूड assertions of a conscious premise in the thought process of arriving at a certain belief. For example, the belief that air pollution is bad for health is actually a higher order belief. इस बिलीफ तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी सारे बिलीफ्स के ज़रिए पहुंचना पड़ता है. Air pollution is bad for our health. Who tells us air pollution is bad for our health? Naturally, there is some expert on environment. Probably there are doctors. Probably we are also feeling कि जब भी हम polluted environment के अंदर जाते हैं तो हम बुरा महसूस करते हैं, हमारी सेहत के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सेहत के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है. So eventually we come down to a belief which can be taken as a higher order belief that air pollution is bad for health. Students, beliefs के अंदर depth भी होती है और beliefs के अंदर breadth भी होती है. Depth का मतलब ये है कि किसी भी एक belief के बारे में हम जितने भी proofs हासिल कर सके इधर उधर से, वो सारे उस belief की depth के अंदर addition करते जाते हैं. इसके साथ ही साथ beliefs के अंदर breadth भी होती है. मसलन हमें बेशुमार examples मिलती हैं जो constantly हमारे beliefs को prove करती जाती हैं. But sometimes we, like I mentioned earlier, that we believe in one thing but our action goes totally against that belief. हमारे actions और हमारे beliefs के अंदर एक बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाता है. इस सूरत में होता यह है कि हम किसी एक चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, मसलन एयर पोल्यूशन इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, लेकिन हमारा एक्शन ऐसा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैला रहे होते हैं. मसलन हम जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं या जो मोटर व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर शायद हम कभी भी इस बात का कॉन्शियसली ध्यान नहीं रखते कि हमारी गाड़ी के अंदर से कितना स्मोक निकल रहा है, हमारी गाड़ी कितनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर सकती है, क्रिएट कर सकती है. हम ये तो कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन इज़ बैड, और हम ये सोच सकते हैं कि एयर पोल्यूशन को फैलाने वाले दरअसल सारे दूसरे लोग हैं, हम दरअसल सिर्फ डिपेंडेंट लोग हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं. सो इफ़ आई एम यूजिंग अ बैड कार, इफ़ माई कार इज़ नॉट प्रॉपरली फिक्स्ड अप और इसके साइलेंसर में से धुआं निकल रहा है, तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट. दिस थिंग नेवर हर्ट्स अस. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रेंज एंड अमेजिंग थिंग अबाउट बिलीफ. वी कैन कॉल इट साइकोलॉजिक. स्टूडेंट्स, एटीट्यूड्स की जब हम बात करते हैं तो एटीट्यूड्स के अंदर कुछ चीज़ें बहुत बुनियादी होती हैं. मसलन वैल्यूज़. जिस तरह से हमारे जहन में बिलीव्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह से हमारे जहन में वैल्यूज़ भी होती हैं. वैल्यूज़ वो एंड स्टेट्स होती हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पर, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी कि एक साहब अपने प्रोफेशन के बारे में इस तरह सोचते हैं कि वो अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हुए और सारे एथिकल प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव्स हासिल करेंगे. सो द अल्टीमेट end objective is for this particular gentleman that achieving his career objectives by walking through a path that is dictated by the ethics. But for this particular gentleman, achieving a certain objective by breaking the ethical principles or by breaking the principles of conscience would not be something that he would want to do. It is not something that he would prefer to do. So values are fixed ways of thinking about certain things. Values are the end states that we are always trying to get down to. Students, values के साथ साथ beliefs के अंदर एक affective part भी होता है. हम अपने beliefs के बारे में किस तरह से emotionally feel करते हैं. मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल प्लेयर जब फुटबॉल मैच खेल रहा होता है तो वो पैशनेट होता है अपनी टीम के बारे में, इस चीज़ के बारे में कि उसकी टीम को जीतना चाहिए. दरअसल पैशन is the affect portion that is added to the value of this particular gentleman, and the value says that you got to win the match by going through all the rules and regulations of the games. So this particular gentleman would feel very good about being passionate. Matter of fact, if this gentleman is not passionate about his team or about achieving his objectives, he cannot get it. Like I said before,
if you are not fired with passion, you will be fired passionately. So what do you understand by this? दरअसल हम दुनिया में जो भी चीज़ देखते हैं उसको हम दो बुनियादी एटीट्यूड्स के ज़रिए से देख सकते हैं. हम किसी भी चीज़ को सबसे पहले या तो पसंद करते हैं या फिर नापसंद करते हैं, और बाकी की सारी फीलिंग्स को हम पसंद और नापसंद के मुख्तलिफ शेड्स के हिसाब से देख सकते हैं. सो अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज समथिंग दैट वी लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम. स्टूडेंट्स, जहाँ पर लर्निंग की बात होती है तो मैंने आपको लेक्चर के आगाज़ में पार्किंग पॉइंट पे बताया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के ज़रिए से हम लर्निंग को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह से हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी स्टिमुलाई हैं उनको हम न्यूट्रल स्टिमुलाई के तौर पर देख सकते हैं और नॉन न्यूट्रल स्टिमुलाई के तौर पर देख सकते हैं. न्यूट्रल स्टिमुलाई ऐसे स्टिमुलाई हैं जो आपके अंदर एक अफेक्ट पोर्शन क्रिएट नहीं करते. मिसाल के तौर पर जब आपको भूख लगती है और आप खाने को देखते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग. फूड क्रिएट्स अ सर्टेन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन योर बॉडी. ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक वॉल क्लॉक को देख के आपकी बॉडी के अंदर कभी भी पैदा नहीं होगा, या फिर एक घंटी की आवाज़ सुनकर ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपकी बॉडी के अंदर कभी भी पैदा नहीं होगा. लेकिन अगर हम बारहा इस तरह से करें कि हम फूड को कंबाइन करें एक घंटी की आवाज़ के साथ, तो कुछ अर्से बाद शायद ऐसा होना शुरू हो जाए कि जब भी आप घंटी की आवाज़ सुने तो आपकी बॉडी के अंदर से वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा होना शुरू हो जाए, विच मीन्स द एक्सक्रीशंस ऑफ योर स्टमक जूसेस जो आप फूड को देखकर हासिल करते हैं. सो इन दिस केस अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज probably giving the same response that a non-neutral stimulus will be giving. So students, इस conditioning के process के तहत हम learning को समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ instrumental conditioning also plays a very important role in learning, in helping us understand what learning actually is. यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल इस तरह से हो सकती है कि अगर आप कबूतर को किसी एक छोटे से बॉक्स के अंदर बंद कर दें और उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बटन लगा हुआ है जो कबूतर को दबाना है in order to get the food, then this pigeon does not know where the button is. Matter of fact, you would never be able to tell this pigeon that there is a button in the box and you're going to press this button and then a pallet of food would drop in the box. Gradually, after some time, the pigeon starts feeling very, very hungry and there is no other place in the box. So he starts exploring the box and he starts pegging the walls. Finally, he pegs on the button that is in the wall. And then the pigeon learns that every time I peg on this button, the pallet of the food drops. Eventually, what will happen? Pigeon would learn the behavioral pattern of finding out the button and pegging it. So this is the way we can teach pigeons or we can teach animals different behavioral patterns. Instrumental conditioning has played a very important role in helping us understand that what kind of attitudes do human beings easily learn and what kind of attitudes can be unlearned with the passage of time after using certain types of techniques. Students, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम environmental attitudes के जो different components हैं उनकी conditioning किस तरह से कर सकते हैं. यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ. Environments are typically neutral in their effects on behavior. मसलन अगर आप normal environmental circumstances में बैठे हैं, जिसका मतलब है कि ambient temperatures are pretty much normal for you to be able to survive in that environment. वहाँ पर शोर नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, या अगर शोर और पोल्यूशन है तो आप शायद उस शोर और पोल्यूशन से यूज्ड टू हैं. A typical non-neutral environment or a typical neutral environment actually means that you are being in an environment जो आपको इस बात पर सोचने पर मजबूर नहीं करती कि इस environment के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव है या कोई चीज़ पॉजिटिव है या कोई चीज़ नॉर्म से हट कर है. लेकिन जैसे ही environment के अंदर हम कोई चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस करते हैं, मिसाल के तौर पर कमरे का रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शूट अप कर रहा है, तो फ़ौरन आप एनवायरनमेंट को नोटिस करना शुरू करते हैं. जब हम कंडीशनिंग की बात करते हैं और एनवायरनमेंटल एटीट्यूड की कंडीशनिंग की बात करते हैं, तो वो सारे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स दैट आर कॉन्स्टिट्यूटिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी इन द एनवायरनमेंट, वी टेंड टू लुक एट देम आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. समटाइम्स वी लुक एट देम with reference to feeling very, very excited about them, and sometimes we feel with reference to feeling very, very negative about them. But positive or negative, this is something that is not according to the norm. अगर आप बहुत ज़्यादा excited हैं या आप बहुत ज़्यादा depressed हैं,
तो दोनों सूरतों में आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नॉर्म से हट जाएंगे. जब ये नॉर्म से हट जाएंगे दोनों फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, only then you would start noticing. And then whatever the reason for that kind of change you come to accrue, you would be able to associate with that particular reason either positively or either negatively. मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और यहाँ पर बोर्डिंग का सिलसिला भी है और इस स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के अंदर रहना है. And the first day he gets to his room, he finds out that his room is being painted. And there is a certain smell coming out of that paint. And that smell creates a very, very bad feeling in that student's total mind and physiology. Now that student feels very, very bad about it. Now his initial reaction towards his room is a reaction of negative feeling. Probably that smell of the paint would stay in the room for the next, probably for a week's time period or another few days. But every time that will happen, for those 3-4 days, the student is constantly feeling bad about his room. And eventually he comes to associate with his room in a very negative manner. He looks at his room as some kind of place where he doesn't want to go. अगर इस स्टूडेंट का इस किस्म का एटीट्यूड अपने कमरे के बारे में बन चुका है, चांसेस आर कि स्टूडेंट की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, बिकॉज दिस स्टूडेंट डज नॉट वांट टू गेट इनटू हिज रूम, एंड रूम इज़ द प्लेस वेयर ही इज़ गोइंग टू प्रिपेयर फॉर हिज एग्जाम्स, वेयर ही इज़ गोइंग टू रिलैक्स, वेयर ही इज़ गोइंग टू डू एवरीथिंग, ही इज़ गोइंग टू लिव हिज लाइफ ओवर देयर, एंड ही एक्चुअली वांट्स टू अवॉइड दैट रूम, व्हिच मीन्स दैट this student would come to associate with all of those things that he has to perform in that room in a negative fashion. And chances are that he might start disliking his studies, he might start getting late to the college because he's never getting proper sleep. So many things can happen. But the bottom line is that this is the way we come to associate with different things. And when we talk about environmental attitudes, it is the same thing. We can either associate with certain types of environments positively or with certain other types of environments negatively. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एटीट्यूड्स की बेसिस हम वैल्यूज़ के अंदर और बिलीव्स के अंदर भी तलाश कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एटीट्यूड्स की अफेक्टिव बेसिस भी होती हैं. मसलन हमारे बिलीव्स और हमारी वैल्यूज़ हमें एक सर्टेन बिहेवियर पैटर्न की तरफ गाइड करती हैं, तो अफेक्टिव रिस्पॉन्सेज टुवर्ड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स और सर्टेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड आर ऑल्सो शेपिंग आवर एटीट्यूड्स. किसी चीज़ को देखकर पसंद करना या नापसंद करना, ये भी हमें एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर सब्सटेंशियली हेल्प आउट कर रहे होते हैं. लेकिन इसके साथ ही साथ एटीट्यूड की बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस होती हैं. हम किसी चीज़ पर बिलीव करते हैं, किसी वैल्यू को अपहोल्ड करते हैं और उसके बारे में पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन अब यहाँ से स्टोरी आगे किस तरफ जाती है? यहाँ से आगे सिर्फ एक्शन रह जाता है कि हमने अपने एटीट्यूड को किसी तरह से एक्ट आउट करना है. जब हम एटीट्यूड के एक्शंस पार्ट को, यानी कि हम बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस को स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर एक्चुअली हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट हाउ आवर बिहेवियर इज गाइडेड टुवर्ड्स सर्टेन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स. इसकी एक सादा सी मिसाल इस तरह से है कि हम वो सारे काम बार बार करने की कोशिश करते हैं जिनके करने के नतीजे में हमें कोई प्लेजेंट रिस्पॉन्स मिलता है. मसलन एक बच्चा जब स्माइल करता है अपने फादर को देखकर, and father smiles back, that response is taken as a response of appreciation by the little baby. And maybe that is a way the father is teaching the baby to go on smiling. And gradually, the father can add strangers into that schema also. This time around, the child is looking at the faces of strangers who actually happen to be his uncles, aunties, and all those people who the child is not used to. Eventually, what the father is trying to teach to this child is to feel comfortable in the company or presence of strangers and to behave in a certain way towards the guest. So you saw that in this example we have seen that beliefs or values के बाद हम किसी चीज़ को पसंद या नापसंद करते हैं और जो चीज़ हमें एक प्लेजेंट रिस्पॉन्स देती है उस एक्ट को हम बार बार परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. लेकिन वो सारे एक्ट्स जिनका कॉन्सिक्वेंस कोई पनिशमेंट होता है, हम उन एक्ट्स को दोबारा से रिपीट करने की कोशिश नहीं करेंगे. मसलन वो सारे एक्ट्स जो बच्चे करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स समटाइम्स ब्रिंग बैक वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस.
and those negative consequences could be spanking, could be harsh words, or could be loud yelling also. Chances are that all those actions that are bringing back the negative consequences to the person who is initiating those actions, that person would not engage into same actions again. सिंपल सी बात है कि जो चीज़ हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स देती है हम उसको करने की कोशिश करते हैं, बार बार करने की कोशिश करते हैं, और जिस चीज़ से हमें कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है हम उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. दरअसल इन प्रिंसिपल्स के तहत हम लर्निंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हम जो बिहेवियर्स हमने किसी को सिखाने हैं उन बिहेवियर्स के लिए कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स भी एनवायरनमेंट के अंदर हों, या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स ऐसी की जा सकें कि उन बिहेवियर्स को प्रोपेगेट करने के लिए, उन बिहेवियर्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाने के लिए लोगों से कोई रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी हो, कोई रिवॉर्ड्स हों. और ऐसे बिहेवियर्स जो हम ये चाहते हैं कि लोग ना सीखें या ना एक्ट आउट करें, उनके लिए कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए. दरअसल लाइफ के अंदर हर बार जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं या जो रिवॉर्ड्स हो सकते हैं वो बेशुमार किस्म के हो सकते हैं. रिवॉर्ड कुड बी अ पैट ऑन द बैक, रिवॉर्ड कुड बी अ पे रेज, रिवॉर्ड कुड बी अ सर्टेन बोनस, रिवॉर्ड कुड बी गेटिंग इनटू अ बेटर होम, कुड बी सो मेनी थिंग्स. Similarly, punishments also could be so many different types of things. दरअसल punishment does not actually mean that it has some physiological aspect attached with it. Punishment could be very, very psychological. People might start rejecting the people who engage into certain behavioral patterns. People might start appreciating people who engage in certain other behavioral patterns. So this is the way attitudes can be propagated. This is the way certain attitudes can be taught to the people. यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ एनवायरनमेंट के हिसाब से. हमारी एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आना शुरू हुए हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, दैट एक्चुअली स्टार्टेड with the turn of the century when industrial revolution took over the world very, very passionately. And all the industrial revolution actually was coming from the Western worlds. So we went through the mechanical age, we went through the electrical age, we came into the electronics age, and we started developing so many different types of gadgets in the name of prosperity, in the name of development. And in this process, we developed one of the most deadly things ever in the world, and that was nuclear weapons. That was the nuclear energy. Now, nuclear weapons or the nuclear energy is harnessed in a nuclear plant. A nuclear plant is a place where a lot of people would actually work. Industrialization naturally created so many different jobs for so many people out there. On one side, industrialization was very good in the sense that it created jobs for the people. It actually produced different good things for the people that added to their prosperity. However, it came up with very negative things also. Now, all of the people who are employed in a nuclear plant are actually constantly facing life-threatening circumstances. Any accident that might happen in a nuclear plant can lead to devastating consequences. And those consequences could not just be limited to the people who are working in the nuclear plant, but it would eventually come down to the general public, and it would stay there not just for a certain time period, but it could actually travel through genetics to the next generations also. Now, न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में हमारा एटीट्यूड क्या है, हम किस तरह से सोचते हैं. अगर आप किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम नहीं करते या आपके कोई रिलेटिव्स किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम नहीं करते और मैं आपको न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में सारी की सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दूं, चांसेस आर इवेंचुअली यू वुड कम टू डिसलाइक न्यूक्लियर प्लांट्स. आप शायद उन एक्टिविस्ट्स के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएं जो न्यूक्लियर एनर्जी के खिलाफ हैं या न्यूक्लियर प्लांट्स के खिलाफ हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब्स के खिलाफ हैं और उसके ज़ेरे असर डिफरेंट प्रोटेस्ट के अंदर चाहते हैं. लेकिन अगर आप खुद से किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका ज़रिया रोज़गार उस न्यूक्लियर प्लांट के साथ वाबस्ता है या आपके किसी नियर डियर बिलव्ड पर्सन का उस न्यूक्लियर प्लांट के साथ सिलसिला रोज़गार वाबस्ता है. इन दैट केस you might actually turn your attitude totally differently. In the previous case, you probably were watching nuclear plant as a big place that's constantly creating different kind of toxic chemicals and generating those toxic chemicals in the environment, and you might actually come up with lots of researches. But in this particular case, you might
shift your attitude and you can come up with totally different types of researches. You would say that this nuclear plant is actually providing jobs to 5,000 people, which means that these 5,000 people are part of different families, and if there are 3 people attached with each person, then this nuclear plant is responsible for the livelihood of 15,000 people. Then you can also talk about the safety measures and precautions and so many things, but at the end of the day, you would want to have that nuclear plant over that place, and that would be your attitude. So students, you saw that reward and punishment is very, very psychological in nature. We can use both of these techniques in order to have certain types of behavioral patterns or in order to have people avoid certain other types of behavioral patterns. Students, attitudes की learning की जब हम बात करते हैं तो इसकी social basis भी हो सकती हैं. मिसाल के तौर पर जब आप टेलीविज़न पे अपना फेवरेट प्ले देखते हैं और उसमें अपने फेवरेट हीरो को देखते हैं and that hero is dressed up in a certain way, he walks with a certain style, he talks in a certain style, you actually like that hero so much that you would want to perform, behave in the same way in your real life. Probably that is one of the reasons a lot of youngsters start becoming smokers at a very tender age, because smoking is projected in different advertisements, in different movies, in many different ways as something very, very adventurous, as something that is very, very inspiring. And youngsters who at a certain time period of their life are bumping into an identity crisis, they want to have something by their side which would make them look older, which would make them look more strong, like the hero in a movie or like the model who is acting in the advertisement of that particular cigarette. Then the youngsters would start imitating those behavioral patterns also. So this means that when we are talking about social basis of attitude, we are constantly observing other people's behavior. Other people around us are in many different categories. मसलन जब हम दूसरे लोगों की बात करते हैं तो इसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा important हैं, like our parents, like significant others, your teachers, or certain writers जिनकी books आप पढ़ते हैं, या certain actors. So these are the significant others in your cognitive life. You are constantly observing these people and you are being inspired and you would like to learn something from them. इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जब हम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उनके बिहेवियर पैटर्न्स को देखते हैं, हम इमिटेशन करते हैं, उनके बिहेवियर्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम उनके बिहेवियर्स के कॉन्सिक्वेंसेस से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नोट करते हैं. मसलन your mother can always tell you a story that there was a certain gentleman who worked so hard, he used to be like this, he used to be like that, and at the end of the day, he created a big business empire. So you would build up a natural, logical relationship in your mind that a certain gentleman who behaves like this, who talks like this, reads this kind of books, was actually getting towards the ultimate objective of prosperity, becoming a big, great businessman. So you not only observe the people, but you also observe their behaviors as well as the consequences of their behaviors. यहाँ से हम social learning के concept को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. Now what is social learning? Social learning is the process of learning by observation of a model's behavior. किसी भी model के behavior के ज़रिए हम social learning कर रहे होते हैं. मसलन एक बच्चे के लिए the model is his parents. The model could be his or her teacher. Parents and teachers play a great role in that child's cognitive life. He would always, whenever he wants to say something with authority, whenever he wants to come up with a very strong and valid reference, the child would say, you know what, my dad does it like this. My mom does it like this. Actually, my teacher told me that we are going to celebrate the Environment Day very soon. Well, the child would be so impressed with his father, mother, or teachers that he would learn things from them. The child simultaneously could be so impressed with his friends also. Certain social group that this child frequents. एक ऐसा group जिसके अंदर उसके दोस्त हैं, ये सारे दोस्त भी एक दूसरे को inspire कर रहे हैं और एक दूसरे से constantly सीख रहे हैं. Students, यहाँ पर मैं आपको vicarious conditioning के concept के बारे में बताता चलूँ. सोशल लर्निंग से हम ज़रा आगे चलते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों के
ना सिर्फ बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं बल्कि उनके बिहेवियर्स के कॉन्सिक्वेंसेस को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और इस सूरत में हम वाइकेरियस कंडीशनिंग कर रहे होते हैं. नाउ व्हाट इज वाइकेरियस कंडीशनिंग? Vicarious conditioning is the means by which we are influenced by the consequences of the model's behavior. मसलन आप टेलीविज़न ऑन करते हैं, टेलीविज़न पर आजकल बेशुमार एडवर्टिजमेंट्स आती हैं. इन एडवर्टिजमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स हैं, जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सबका ये है कि किसी एक प्रोडक्ट को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, किस तरह से पॉजिटिवली प्रोजेक्ट किया जाए, सो दैट पीपल वुड कम टू एसोसिएट विद दैट प्रोडक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव फैशन एंड दे वुड एक्चुअली start adopting that particular product, and in different advertisements different types of appeals are added. मिसाल के तौर पर अगर हम कुकिंग ऑयल के एडवर्टिजमेंट्स को देखें तो कुकिंग ऑयल के एडवर्टिजमेंट्स के अंदर हम अमूमन एक जो कॉमन स्टोरी देखते हैं, दैट इज़ मोर लाइक दिस. देयर इज़ अ फैमिली, देयर इज़ अ मदर एंड अ फादर, टू ओल्ड पीपल. They are very concerned about the health of their children, and they have a beautiful home, which is a dream shot for anyone, for the youngsters even. And they say, we are living in this very beautiful home. This is a wonderful place, and we have a wonderful family. And do you know how did we get it? Because we use a certain type of oil, and that actually boosted our health. So we are mentally strong, we are physically strong, and we work hard, we make more money, and eventually we have this. So students, you must have noticed in this example that the vicarious conditioning principle is being used in this advertisement by bringing up some kind of role models who are so inspiring that people would like to copy them, but they would not just copy their immediate behavioral pattern. They are noticing that their behavioral pattern actually led them towards a very positive consequence. The behavioral pattern was using or buying a certain cooking oil, and the eventual objective that it helped this family gain was physical and mental health. And finally, it led them to prosperity. So that's how vicarious conditioning is constantly going on. But this was an example of television. Children are constantly learning through the process of vicarious conditioning. बड़ों के बिहेवियल पैटर्न से और ये देखकर कि इनके बिहेवियल पैटर्न्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके हिसाब से भी बच्चे मुतासिर हो रहे होते हैं. और ना सिर्फ बच्चे बल्कि almost all of the ages. That is actually the way we learn from other people. We learn to live in the groups. Simultaneously, students, attitude सीखने के लिए dynamics of interpersonal process are also playing an important role. Now, what are the dynamics? Usually जब आप किसी ग्रुप को देखते हैं तो ग्रुप्स के अंदर अमूमन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक सेंट्रल रोल होता है उस ग्रुप के अंदर. Actually, the entire group is cemented around that central figure of the group. That central figure of the group is very popular in that group. And that figure is popular because of certain behavioral patterns that helps this figure attract other people. Now, most of the people would like to learn and adopt their behavioral patterns. If the central figure is a sportsman, then people would, the other members in the group would also want to talk about sports. They may also want to talk about, learn about sports and actually play sports in their life. If the central figure talks about environment, he or she is very sensitive about environment, then the people around this central figure might also profess into the same ideas. So we are constantly being impressed and constantly being inspired. So what is the relationship between attitudes and behavior? Attitudes actually mediate behavior, which are consistent with those attitudes. जो भी attitudes हमारे जहन में पाए जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल उसी तरह से behave करें. हमारे attitudes और हमारे behavior के दरमियान में consistency हो. Does it remind you something? Yes, of course. We put this point in the parking lot at the start of our lecture, and that was point number 1. We discussed that हमारे जो भी एटीट्यूड्स होते हैं हम अपने बिहेवियर को उसी हिसाब से गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 100% ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं हो पाता. मिसाल के तौर पर अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में अपना एटीट्यूड रखते हैं एंड वी वैल्यू एनर्जी कंजर्वेशन अ लॉट, तो हो सकता है कि हम जो गाड़ी चला रहे हों उसका साइलेंसर ख़राब हो या उसके इंजन में प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं देती हो. सो
our attitude is on one side and our behavior is on the other side. We defined this process as psychologic in our initial part of this lecture. Psychologists question the degree to which attitudes mediate behavior. There are certain attitudes जिनका जो action part होगा, जिनका जो consequence behavior होगा, उसके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा harmony होगी. लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम इस continuum पर आगे की तरफ सफ़र करते हैं तो एक point ऐसा भी आएगा जब actions और behavior के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा तज़ाद पाया जाएगा. Studies show that there is much less consistency between measured attitudes and subsequent behaviors that had previously been assumed. So we are constantly changing. Are you surprised that we hold one attitude and we behave in another way? Of course we do that. But then, how does it happen? If our attitudes are on one side and our behavior dictates us in another side, then do you feel comfortable? मिसाल के तौर पर अगर आपका एटीट्यूड है कि आपने हमेशा सच बोलना है और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, and you find out that you actually would like to cheat during the exam and you probably would like to use all the negative means to achieve a certain objective, how do you feel about it? You're right. You don't feel very good about it. You feel guilty. You feel stirred up. You feel sad. But then what happens? If you use the negative means and those negative means eventually lead you towards success, would you still consider that negative mean as bad? Or you will experience an attitude change? Yes, you're right. हमारे attitudes ना सिर्फ build up होते हैं बल्कि change भी होते हैं. और बाज़ औक़ात जब हमारे attitudes और हमारे behavior के दरमियान में disharmony होती है, that is the potential point of time where we are providing vulnerable grounds for other attitudes to come into our minds and make a place into our minds. इस एग्जाम्पल को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कुछ इस तरह से समझा सकता हूँ. मिसाल के तौर पर आज से 50 साल पहले लोगों का ख्याल था कि ऐसी गाड़ियाँ जो बहुत बड़ी होती हैं, जिनके इंजन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी कार्स होती हैं. People used to love the cars that are big, that are broad, that have very high power, and they are more than 2600 cc's or probably up to 3000 cc's. That could remind you about the old American cars that are shown in the movies, or you could even find such cars on the roads these days also. Now, in those days, people used to have these attitudes, but then after some time, Japanese cars also came in the market. Japanese cars were smaller, sleek, smart. And you know what Japanese car promised to the people? They said, if you use this car, this is smart, this takes less place, this is more energy efficient. Now, based upon these certain things, these certain positive points in the Japanese car, certain people would be definitely influenced towards purchasing the Japanese car. Now, just freeze this example over here. A person who likes the American cars, which are big, broad, and great, and use a lot of energy and provide a lot of power. On the other hand, there are Japanese cars who are not as powerful, not as big, but those cars are energy efficient. Now, this kind of consumer, जिसको American cars पसंद हैं, when he finds out a certain benefit in the Japanese car, he gets inspired. Not all of the consumers would get inspired for the Japanese car, but there would be some who would purchase that car. Now, let us suppose that a consumer has purchased this Japanese car. Soon after this consumer buys this Japanese car, he finds out that his attitude towards cars was totally different from his behavior, which is actually purchasing a totally different type of car. और जब ये साहब ये गाड़ी खरीदते हैं, फ़ौरन उसके बाद उनको एकदम से परेशानी होती है, एंग्जाइटी होती है या डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है. यार, ये मैंने कौन सी कार खरीद ली है, लोग क्या कहेंगे, और ये कार शायद इतनी खूबसूरत भी नहीं है. There are so many problems with this car. Soon after the purchase, this gentleman would start thinking probably negatively about this car, because this negative feeling is actually caused by the inconsistency between the attitude and his behavioral pattern. And he's just getting a little bit far into this irritation, into this pain, and then he starts observing his car and he says that all the bad things are in this car. That causes stress. This is the stress that I have made a wrong decision.
And when the stress comes in the mind of the people, then they cannot sustain stress for a long time. क्योंकि stress ना सिर्फ मेंटल लेवल पर एक पेन है बल्कि एक फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी पेन है. अब ये साहब के पास गाड़ी तो है और इन्होंने चलानी है और ये गाड़ी वापस भी नहीं की जा सकती. सो व्हाट टू डू? क्या ये साहब इसी पेन में इसी तरह से इस गाड़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे या कुछ चेंज होगा? ऑफ कोर्स दिस जेंटलमैन हैज़ टू चेंज his attitude or he has to change his behavior. He either has to start thinking about the Japanese cars in a very positive way, or he has to sell that car and buy himself back an American car. But when we talk about stress, stress has physiological element as well as it's a pain on the physiological level or the mental level, and people cannot go through that pain for a long time. So what they do, they start changing their attitude. They start having more information about this Japanese car and they say, you know what, I just found out this car is not only smart, now actually my fuel consumption is so good that I have started saving a lot of money. And you know what? With that money, I probably am going to be able to purchase another car after some time. Or guess what? I could send my son out of the country and pay for his education. I could use this money in so many different ways. And then this gentleman starts learning about his car. And eventually, when his attitude is changed, he would actually become the brand manager for the Japanese car. And then he will go to the other people who actually think that this gentleman is a fool for purchasing himself a Japanese car. He'll actually start convincing those people, and that's how the Japanese car would start coming in the fashion. So students, you saw in this example that when we are thinking, when we are having a certain attitude towards a certain object, then our behavior should be in harmony. There should be a consistency between our behaviors and our attitude, but it does not happen always. A lot of times our attitude would go on one side and our behavior would dictate us towards another side. And when there is discrepancy, that means there is a bang. And that bang causes anxiety, that bang causes stress. In order to reduce that stress, we would change our attitude or we would change our behavioral pattern. So this is why we could understand the behavioral implication of the attitude also. And when we talk about that stress, that is actually resulting from the discrepancy between the attitude and the behavioral pattern, we could always call it cognitive discomfort. And cognitive discomfort, whenever someone feels it, has to be reduced. And you know what? Marketeers out there are aware of this very thing, and they use it as a tool to come up with new brands of products in the markets. Now let us look at this aspect of attitude behavior consistency or inconsistency with reference to yet another example. And that example should be about environment. Do you think environment pollution is bad? Of course you think so. I also believe that environment pollution is bad. It actually creates very negative and damaging impacts upon our health. But who does create environment pollution? Now, when we talk about environment pollution, you would not find out a person in the world who says that this is not a bad thing. All of the people would say that environment pollution is bad. We must finish it somehow. We must change our behaviors. We must change ourselves. But as long as you look like a visionary figure or a visionary leader, or as long as you're sitting in the drawing rooms and you're talking about environment and you're constantly saying, oh, you know what, these days there's so much pollution in the environment, this is too bad, we must actually change that. All this talk keeps going on. But do you think that this is our attitude? Probably on a certain mental level, we are holding this attitude that environment pollution is bad. And every person on this earth believes that environment pollution is bad. The question is, why environment pollution is constantly rising? All right, now we started talking business. When we ask this question, why there is so much environmental pollution, then instead of taking our own responsibility, we would start saying that environment pollution is actually the result of industrialization. Okay, industrialization, what does it mean? Industrialization is industrial revolution, which means that we have advanced so much, we have come up with so much technological advancement that we are producing so many things, and then there are nuclear plants and so many other things. You say, all right, so is that causing pollution? Yes. Now, what about the people who actually are the ones who are delivering industrialization? I mean all those factory owners, I mean all those people who own different big gigantic companies who actually draw strength from big industrialized units.
they also think that pollution is bad. They also think that this must be eliminated. And when you tell them that this is caused by industrial pollution, they'll say, well, maybe this is caused by industrial pollution, but we are actually producing different types of gadgets. We are developing technology that would ultimately eventually help people. And then you tell them, but you know what? You are not only providing these comforts and different facilities to the world, but you are also creating a lot of pollution. Well, yeah, pollution is something very, very bad, and I also feel that this is bad. But if this pollution is being created as a result of this technological advancement, then we got to do something about it. And what is it that we got to do about it? Well, this means that there is some kind of gaps, there are some kind of flaws in the industrial technology, and soon as the technology has progressed, we have better gadgets, this pollution would automatically start lowering down. So as long as we do not have those gadgets, this pollution will probably stay there. But this is not as bad. You know what? This gentleman has now started shifting his attitude from the fact that industrial pollution is bad to the fact that industrial pollution, we can sustain it for some time as long as we are progressing or we are having this technological advancement. There is some shift started taking place. And eventually, if you press these people a little hard, they would come up to say, well, you know what, environmental pollution is after all just a theory. All those figures, all those heinous figures that are coming down your way is actually just a theory. And nothing has been proven yet. Students, that is one of the greatest misery of the modern times. We think that pollution is bad. All those people who are after this industrial revolution, they also think that pollution is bad. Everybody believes that pollution is bad. But in the recent days, the very fact that environmental pollution is damaging people's health is not being taken as a fact. It is being taken as a theory that has not yet been proven. Now, that is the way people's attitude has been shifted. How does it happen? Well, you can think about so many reasons and so many consequences, but the fact of the matter is that this actually happens. Students, in this chapter so far we have studied environmental perception, cognition, and behavior. We have today finished this chapter, and I would like to wrap up this chapter with you during the next 1 or 2 minutes. We started out our chapter with environmental perception, we then talked about cognition, and we then talked about behavior. Actually, whenever we talk about perception, this is not possible for a human being, or for that matter for any other species, to live their lives on this planet Earth without having to perceive this environment. So this is very, very important for human beings to perceive their environment, and we have discussed different theories to that effect. We then discussed that perception leads to cognition, the knowledge of presence of certain thing, the existence of certain things around us. And after we have perceived, and on cognitive level we have perceived those things, on affective level also, then it leads towards behavior, action. I hope that you found this chapter interesting for yourself. Well, we studied so many different types of concepts, and matter of fact, if I would like to give you the number of concepts that you have learned in this chapter, there are 43 different terminologies that you have learned through this chapter. Students, in our next lecture, we would wrap up this entire chapter also, because right now I am being given the caution that I am running out of time. So this is my time to say goodbye to you, and this is your time to start studying. मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा. अल्लाह हाफिज़.